अब क्योंकि आज तक आपने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी, आप 10th क्लास में मैथ पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश, ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई होती हैं। अब क्योंकि अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पहली बार होता है, तो बहुत से बच्चे समझते हैं कि अकाउंटेंसी एज ए मैथ, जबकि अकाउंटेंसी मैथ नहीं है। मैथ के अंदर आप कैलकुलेशन करते हैं छोटी छोटी सी। जैसे सपोज कीजिए आप मैथ के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपके पास आप कह देते हैं कि इसकी अमाउंट ये निकल के आई। कोई भी आप बिल लेकर आए, उस बिल के अंदर आपने कोई भी 4 चेयर ली और एक चेयर 1,000 रुपए से थी और आपकी चेयरों की जो कीमत हो गई वो कितने की हो गई, 4,000। तो आपका मैथ जो होता है वो कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट बताता है कि 4,000 रुपए की ये चीज बैठी। मैथ का वर्क यहाँ खत्म हो जाता है। जबकि अकाउंटेंसी का वर्क क्या होता है, अकाउंटेंसी आपको बताता है ये कितनी चीजें थी, कितने रुपए से थी, आपने किस कंपनी से ली। सपोज कीजिए आपने एक्स वाई जेड से परचेज करी, तो उस एक्स वाई जेड कंपनी का नाम क्या है, किस डेट में आपने ली, आपकी डेट जो थी, आपने किस डेट में इस चीज को परचेज करा, कहां से परचेज करा, उसका एड्रेस आपके पास क्या होगा, एड्रेस के साथ साथ आपने जो चीज ली है उसका बिल नंबर क्या होगा, बिल नंबर के साथ साथ आपने कितनी कितनी क्वांटिटी की कौन कौन सी चीजें ली है। सपोज कीजिए आपने 4 पीस लिए हैं, तो ये 4 पीस क्या है, इनके नाम क्या है। अब ये चीजें जो है वो पीसीज में है, दर्जन के अंदर है, या फिर कोई और क्वांटिटी के अंदर है। तो इन सभी बातों के जो सवालों के जवाब दिए जाते हैं वो अकाउंटेंसी में होते हैं। यानी अकाउंटेंसी का वर्क क्या हो गया, सभी चीजों के रिकॉर्ड्स अपने पास रखना। केवल अमाउंट अमाउंट नहीं, मैथ के अंदर आपका काम खत्म हो जाता है, आप 4,000 अमाउंट लिख देते हो, जबकि अकाउंटेंसी आपको इन सभी चीजों के जवाब देती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैथ जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, जहां पर हम पॉइंटों तक की कैलकुलेशन लेते हैं। जबकि अकाउंटेंसी जो है पॉइंटों बेस पर नहीं है, यानी केवल मल्टीप्लाई, डिवाइड या फ्रैक्शंस वगैरह से रिलेटिव नहीं होता। ये आपको उन सभी चीजों के जवाब देता है जो जो चीज आपको जरूरी होती है। जैसे कि मैंने आपको एक कहा कि अभी मैं एक जो है पेन खरीद के लाया हूं, इस पेन की कीमत 10,000 रुपए की है, 50,000 की है, 20,000 की, और सारे मिलाकर मेरे जो पेन है वो 1,000 है। इन चीजों में आपको इन सब चीजों के सवाल जो मिलेंगे, यानी किस डेट में लिया, किस कंपनी से लिया, उसका एड्रेस क्या है, बिल नंबर क्या है, कितनी कितनी चीजें, इस सारी चीजों के जवाब अकाउंट देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अकाउंट जो है वो क्या है, वो रिकॉर्डिंग से रिलेटिव। तो देखते हैं अकाउंट क्या चीज होता है। सबसे पहले हम लेते हैं कि अकाउंटेंसी के फादर कौन है। जी हाँ, जैसे आपने पढ़ा मैथ, मैथ कौन, मैथ के आपके समझ में आता फौरन आर्यभट्ट। इसी तरह हर चीज के अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह हमारे अकाउंटेंसी में फादर ऑफ अकाउंटिंग कैसे कहते हैं, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग जो कहलाते हैं, जिनका हमारे अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा योगदान है, वो लूसा पैकियोली। इनको जो बॉर्न जो है वो 1447 में हुए, और इनकी जो डेथ हुई वो हुई 1517 के अंदर। पैदा जो हुए थे वो इटालियन के मैथमेटिशियन थे, और हम फ्रांस के कौन थे, दार्शनिक, बहुत ज्ञाता इंसान थे। इनका योगदान अकाउंटेंसी में बहुत है। इसके बारे के अंदर आप गूगल से पढ़िए, और क्वेश्चन में याद रखिए कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी है क्या। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, हमारे अकाउंट्स की कौन कौन सी ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस हैं। हमारी जो पहली ब्रांचेज है उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप अपनी बुक देखेंगे उठा के, तो आपकी बुक पर लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है कि हम यहाँ पर अकाउंटेंट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हैं। क्या चीज अकाउंटेंसी में इस्तेमाल होगी, कौन कौन सी बातें होंगी, यानी जितनी भी नॉलेज होगी वो सारी की सारी नॉलेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होगी। देन इसके बाद जो हमारा आएगा, हम उसमें पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर यह पढ़ाया जाता है कि अगर आप कोई भी चीज बनाती हो, सपोज कीजिए आपने कोई पेन बनाया, तो इस पेन के ऊपर कितने रुपए की कॉस्ट बैठी, आपको लेबर वगैरह का चार्ज लगाने के बाद वो कितने रुपए की बैठेगी, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में मैनेजमेंट अकाउंट। अब मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंट का मतलब होता है कि आप ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो अपने माल को बेचने के लिए करेंगे। यानी सबसे पहले आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, नॉलेज। आप यहाँ अकाउंटेंसी की नॉलेज लेंगे। अकाउंटेंसी की नॉलेज लगाने के बाद आप उस माल की कॉस्ट वगैरह निकालेंगे। जब आपकी कॉस्ट वगैरह निकल जाएगी तो आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से अच्छे से अच्छा बेच सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अपने बिजनेस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा, सपोज कीजिए मेरी बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो रहा है या मेरी बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है, और मैं चाहता हूँ इससे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो मैं ऐसे कौन कौन सी बातें इसमें लिखूं। जैसे आपने देखा है टीवी के अंदर ऐड आता है, कोलगेट के अंदर चाकू भी है, थोड़े दिन बाद प्रॉफिट को ऐड आता है इसके अंदर नींबू भी है, थोड़े दिन बाद प्रॉफिट को आता है इसमें नमक भी है। तो आपने देखा हर बार ऐड में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि वो मैनेजमेंट जो होता है वो नई नई पॉलिसी में आता है, जिससे उसकी सेल हर बार क्या हो जाए, इंक्रीज। आदमी तो बार बार वो चीज ना
तो ये सारी बातें हम आफ्टर 12th पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 11th क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डेफिनेशन लेते हैं, हमारी जो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से किस तरह से है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं अकाउंटेंसी है क्या चीज, ताकि हमें यह पता चल जाए कि हम करने वाले क्या है। अभी तक आपने अकाउंटेंसी की बैकग्राउंड पढ़ा क्या होता है, अब डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए अकाउंटिंग है क्या चीज। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कहता अकाउंटेंसी जो है वो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। अब आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर हम जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन सभी रिकॉर्डों को लेते हैं। यानी आप अकाउंटेंसी बिना किसी भी रिकॉर्ड के, बिना किसी भी एविडेंस के नहीं कर सकते। अब एविडेंस से मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग से मतलब क्या हो गया। रिकॉर्डिंग से मतलब है, सपोज कीजिए आप एक मोबाइल परचेज करके लाए और मोबाइल लाने के बाद दूसरा आदमी आपका कहता है कि ये तो मोबाइल तो मेरा है, तो आपके पास क्या एविडेंस है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो मोबाइल आपका है। जी हाँ, आप सबसे पहले कहेंगे कि मेरे पास इसका क्या है, बिल, मेरे पास इसका प्रूफ है, मेरे पास इसका एविडेंस है, तो ये मोबाइल मेरा है। इसी तरह अकाउंटेंसी कहता है कि आप जब भी कोई काम करें आपके पास इस चीज की क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग। आपके पास उसका बिल होना चाहिए कि आपने ये चीज नकद में ली है या उधार ली है, और ये चीज आपकी है या नहीं है। तो सबसे पहला मेन काम है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपके पास रिकॉर्ड है तो अकाउंटेंसी है, नहीं है तो बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। तथा एंड क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग क्या, क्लासिफाइंग का मतलब है अलग अलग कैटेगरी में बांट देना। आप इंडिविजुअल अकाउंटों में बांट देते हैं, अगर वो कैश की ट्रांजेक्शन है तो कैश में, क्रेडिट की है तो क्रेडिट में, अब क्रेडिट में है तो परचेज की है या सेल की है, ये किस किस आदमी से आपने लिए, उन सभी के इंडिविजुअल अकाउंट्स क्लासिफिकेशन कहलाता है। देन उसके बाद आता है एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब हो गया कि जब हम सारे के सारे अकाउंटों को ले लेते हैं, सभी अकाउंटों को करने के बाद हमारा जो निचोड़ निकल के आता है, यानी उसकी जो समरी होती है उसे हम बोलते हैं समराइज। इस समरी से हमें पता चलता है हमारा रिजल्ट कि अकाउंटेंसी में प्रॉफिट हो रहा है या अकाउंटेंसी में लॉस हो रहा है। समराइजिंग से मतलब आप सभी डाटा को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और तभी आपको पता चलता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस। किसके थ्रू, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू। कहता इनसिग्निफिकेंट मैनर्स, ये सारे की सारी बातें किसमें होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी सारी की सारी बातें या तो रुपीज में हो या फिर किसमें होनी चाहिए, डॉलर्स में, या जो भी करेंसी हो उस चीज में होनी चाहिए। ये नहीं हो कि नंबर ऑफ क्वांटिटी में हो। आपको ये सारी बातें टर्म्स ऑफ मनी में रखनी होंगी। आपकी अगर ये टर्म्स ऑफ मनी में है तो वो अकाउंटिंग का वर्क करेगी, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। देन इसके बाद करते हैं ए पार्ट एट लेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल करेक्टर। और ये सारी की सारी बातें, ये सारे पार्ट जो है क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर से रिलेटिव। और फाइनेंशियल करेक्टर से मतलब होता है बिजनेस से रिलेटिव। जी हाँ, बिजनेस, यानी अगर वो ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस से रिलेटिव है तो आप उस ट्रांजेक्शन को लेंगे, अगर वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटिव नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे। तो कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मेरी एक शॉप है, मैं अपनी शॉप नीचे करता हूँ और मेरा मकान ऊपर है, बिजली आती है, बिजली का बिल मेरा दुकान का भी आता है और बिजली का बिल मेरे घर का जाता है। मेरे घर का जो बिल है, मेरा जो हाउस का बिल था वो 800 रुपए का आ गया, और मेरी जो शॉप थी उसका बिल कितने का आ गया, 600 रुपए का। अब क्योंकि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा हूँ किस चीज के, अपनी शॉप के, तो मैं बिल कौन सा लूंगा, घर का लूंगा या अपनी शॉप का बिल लूंगा। तो इन दोनों में से जो बिल मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखना है वो फाइनेंशियल करेक्टर का। तो फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजेक्शन कौन सी हो गई, शॉप की, क्योंकि मुझे सारे डाटा किसकी चीज पे चाहिए, शॉप के, सारे शॉप के बिल, सारे शॉप के एक्सपेंसेस, सारी शॉप की इनकम, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो कहते हैं अकाउंटेंसी में जितनी भी चीजें होंगी वो किसकी होनी चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर। और इन सभी के कुछ ना कुछ क्या निकलने चाहिए, रिजल्ट। आपने सारी बातें कर ली, आपके पास बिल है, आपने बिल के थ्रू देखना कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, आपने समराइजिंग कर लिया, आपने रुपए पैसे में लेन देन कर लिया, फाइनेंशियल करेक्टर की सारी सारी चीजें लेंगी, लेकिन इनके कुछ ना कुछ क्या निकलने चाहिए, रिजल्ट। अब वो रिजल्ट क्या होते हैं, या तो होना चाहिए क्या चीज, प्रॉफिट उसके अंदर, या फिर आपको क्या होना चाहिए, लॉस। अगर आपका कोई काम प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं होता तो आप इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह सकते। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो काम जो आपने पैसे कमाने के पर्पज से करा है और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। और ऐसे काम जो हम ना तो प्रॉफिट के लिए करते हैं ना हम लॉस के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये चीज किस में होनी चाहिए, उनके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलने चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसी डेफिनेशन के बेस पर हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक इस बार है अकाउंटिंग साइकिल। अब ये अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग साइकिल से मतलब होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। आप अकाउंटिंग में वो कौन कौन सी बातें हैं जो करते हैं, तो सबसे मेन काम आपका है अकाउंटिंग प्रोसेस का। सबसे पहले हमारा काम होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना।
अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटिव होती है। जैसे आप बिजनेस के लिए कोई परचेज करते हो, बिजनेस के लिए कोई सेल करते हो, बिजनेस से रिलेटिव आप कोई एक्सपेंसेस करते हो, किसी आदमी को पैसे देते हो, किसी से पैसे लेते हो, कौन से? जो केवल आपके बिजनेस से रिलेटिव हो, जिस चीज का आपका कारोबार है, हम उन चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब जब आप सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले आपका मेन काम होता है इनके रिकॉर्ड्स बनाना। अब रिकॉर्ड्स का मतलब है कि आपके पास उन सबके बिल होने चाहिए, सभी के एविडेंस होने चाहिए। जब आपके पास सारे एविडेंस होते हैं, सारे बिल होते हैं, तो आप उन चीजों को कर सकते हो। अब ये एविडेंस, ये रिकॉर्ड जो होते हैं वो किस किस चीजों में होते हैं, देखिए साहब। सपोज कीजिए आपके पास सबसे पहले कैश का रिकॉर्ड है, तो आप उस चीज को कैश बुक में लिखते हो। जी हाँ, यहाँ पर हम अलग अलग बुकों में काम करते हैं। अगर कोई कैश का काम होता है तो सारे के सारे कैश के रिकॉर्ड कैश बुक में लिखे जाते हैं। हमारी पहली बुक जो होती है उसका नाम क्या होता है? कैश बुक। आप जितने भी कैश के रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैश बुक में लिखते हैं। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, या किसी भी पर्पज से आप कैश ले रहे हो या कैश दे रहे होते हो। देन उसके बाद सेकंड हमारी जो बुक होती है उसका नाम होता है परचेज बुक। जितनी भी उधार की ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी हम उधार की कोई भी परचेज करते हैं, अगर हम एक आदमी से करते हैं तो एक आदमी में, दो है तो दो, तीन है तो तीन, सभी की प्रॉपर रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आप सभी के उधार के डाटा जितने भी परचेज के होते हैं, परचेज से मतलब है आपका जो कारोबार है उससे जितनी भी आप परचेज करते हो सारी चीजें परचेज बुक में लिखते हैं। देन इसके बाद आता नंबर 3, तीसरी बुक। जो तीसरी बुक होती है वो वाली सेल बुक। सेल बुक के अंदर जितना भी आप माल बेच रहे होते हो उन सभी के सेल्स के डाटा, उधार वाले, उधार के सेल के डाटा। अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज बुक में, अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल बुक में, अगर आप कोई काम नकद में कर रहे हो तो कैश बुक के अंदर। कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के कॉलम आते हैं, जिसे हम डबल कॉलम की कैश बुक बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कारोबार में जो भी काम कर रहे होते हैं उनके लिए एक अलग अलग सेपरेट बुक रखते हैं। कैश के लिए कैश की बुक, परचेज के लिए परचेज की बुक, सेल के लिए सेल की बुक। तो जितनी भी बुक हम ये पढ़ रहे हैं इन सभी बुकों पर एक एक चैप्टर है आपका। आने वाले टाइम में जब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टरों में, तो परचेज बुक का अलग चैप्टर होगा, कैश बुक का अलग चैप्टर होगा। सभी बुकों के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप इनमें एंट्रियां करोगे। तो फिलहाल लेते हैं पहली बुक का नाम कैश बुक, दूसरी बुक का नाम परचेज बुक, तीसरी बुक जो है उसका नाम क्या है? सेल बुक, और चौथी जो बुक जो है हमारी वो क्या नाम है? परचेज रिटर्न। जी हाँ, अगर कोई आपने माल खरीदा था और वो माल गलती से वापसी चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई माल परचेज करा, वो कोई डिफेक्टेड आ गया, एक्स्ट्रा माल आ गया, कोई और बात आ गई, तो आप माल को क्या करोगे? वापसी कर दोगे। तो जो माल आपने वापसी करा होगा आप उसे लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक के अंदर। ये आपकी 4 बुक हो जाती है। देन इसी तरह से जब आप कोई सेल करते हो तो हो सकता है आपने किसी आदमी को माल बेचा, गलती से वो माल खराब चला गया या फिर अलग क्वांटिटी का चला गया, कोई और बात हो गई, तो आपका जो सेल का माल था वो वापसी आपके पास लौट कर आ जाता है। तो हम इस माल को लिखते हैं सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। ये हमारी 5th बुक होती है जिसका नाम होता है सेल रिटर्न। जिस तरह परचेज की बुक, परचेज का माल वापसी गया, परचेज रिटर्न, इसी तरह सेल, सेल का माल गया, सेल्स रिटर्न बुक में। और सबसे लास्ट में हमारी कौन सी होती है? वो जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में हम उन सब उधार की चीजों को लिखते हैं, जैसे आपने कोई एक्सपेंसेस करा उधार में, आपने कोई एसेट्स वगैरह परचेज की, यानी वो चीजें जो रह गई होती हैं, जो सारी चीजें बचती हैं, आप उसे जर्नल प्रॉपर में लिखते हो। इसके अलावा हमारी 2 बुकें और होती हैं जो इस बार के सिलेबस में आपके में नहीं है, जिसका नाम होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल बुक, और एक होता है ट्रेड पेबल बुक। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल बुक जो होती है वो कंडीशन पर होती है। अगर आप किसी से कोई माल परचेज करते हो या किसी को कोई माल बेचते हो और एक कंडीशन पे तय करते हो कि अभी आपका माल 1 महीने के बाद आएगा पैसा, या आपके माल का पैसा 2 महीने के बाद आएगा, तो वो टर्म्स ऑफ कंडीशन उस बुक में लिखी होती है, जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से लेते हैं। तो क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हमारे पास से हट गया है, तो वो दोनों बुकें इसमें से हट गई हैं। फिलहाल आपके लिए जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल्स रिटर्न, और सबसे लास्ट में जर्नल प्रॉपर। जब आप सारे के सारे अपने रिकॉर्ड्स इन बुकों में लिख लेते हो, जो आपकी 1 से लेकर 5 तक की बुकें थी, तो इसके बाद आप जो काम करते हो वो करते हो किस चीज का? क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप सारे के सारे काम लिख लेते हो तो सभी के अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हो। इंडिविजुअल अकाउंट्स को हम कहते हैं लेजर अकाउंट। यानी सपोज कीजिए मैंने परचेज 5 आदमियों से करी, तो मैं पांचों के अलग अलग अकाउंट्स बनाता हूँ। ए का अकाउंट्स अलग, बी अकाउंट्स का अलग, सी का अलग, डी का अलग, सबका अलग, यानी सभी अमाउंटों के आदमियों के अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उनकी सारी डिटेल उसमें दिखाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेजर। हम सारी लेजर की पोस्टिंग इसमें करते हैं। जब आपके क्या हो जाता है? क्लासिफिकेशन हो जाता है, तो आप इसके थ्रू क्या कर देते हो? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब जैसा अभी हमने देखा कि समराइजिंग का मतलब होता है एक चैप्टर समरी बनाना।
आप अपना जितना भी कारोबार होता है, जितनी भी परचेज सेल पूरे साल की होती है, उन सभी का टोटल कर लेते हो, सम कर लेते हो, और उन सभी के समों के थ्रू आप ये देखते हो कि आपकी फर्म के अंदर कितने रुपए की परचेज या सेल हुई, कितने रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक आया, इससे आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ या क्या हो गया, लॉस। आप देखते हो समराइजिंग के थ्रू जो सारे डाटा आते हैं, उसमें कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है। और आपके पास पूरे के पूरे साल में जो चीज बचती है, उससे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। आपने पूरे साल कारोबार करा, परचेज भी हुई, सेल भी हुई, खर्चे भी हुए, सारे साल के अंदर आपको प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ। और प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज आपकी निकल के आई, तो सारा काम खत्म होने के बाद जब साल का एंड हुआ, साल के एंड में आपके पास क्या बचा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ स्टॉक बच गया, आपके पास एक गाड़ी वगैरह है वो है, आपके पास कितना रुपया पैसा बचा, कितना कैश है, कितना बैंक है, तो ये सारी बातें बैलेंस शीट में आती हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस मीन्स आपके पास बचा हुआ लास्ट के अंत में, यानी कि साल के लास्ट में जो चीज आपके पास बचती है उस हम बैलेंस शीट की चीजों में रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारी क्या चीज आती है साहब, समराइजिंग के बाद आपका अगला जो काम होता है वो किसका होता है, एनालिसिस का करना। यानी कि जब आपका प्रॉफिट या लॉस निकल कर आ जाता है, तो आप प्रॉफिट या लॉस के अंदर क्या देखते हो कि मेरा कारोबार अगर अच्छा चल रहा है तो मैं बिजनेस को आगे लेके चलूं, और अगर मेरा कारोबार क्या हो जाता है, हल्का है, तो मैं बिजनेस को चेंज करूं या इसे बंद कर दूं। आप एनालिसिस करते हो, और ये एनालिसिस जो होती है वो किसके काम आ जाती है, यूजर्स के, जो उसे क्या करते हैं, यूज। और वो यूज जो करते हैं वो कौन होते हैं, ओनर, या फिर कौन होते हैं, मैनेजमेंट। इनका काम होता है अपनी फर्म के अंदर ये देखना कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और हम उसे किस स्टेज तक ले जा सकते हैं। अगर वो डाउन है तो हम उसे अप कैसा करें, अगर अप है तो उससे ज्यादा अप कैसा करें। तो ये सारी की सारी चीजें जो है क्या कहलाती हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके बारे में हम अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं कि अलग अलग क्या होती हैं। और ये चीज के ऑब्जेक्ट, अकाउंटेंसी के कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। आपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखे, आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमारा जो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी कि आपके पास सारे के सारे रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। आप चाहते हैं अकाउंटिंग जब आप कर रहे हो तो आपके पास सारा का सारा बिल हो, चाहे वो परचेज के हैं तो परचेज के बिल, सेल के हैं तो सेल के बिल, और सारी बातें डे टू डे होनी चाहिए। सारे ग्रुपों की सभी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहला मेन क्या होता है, मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन आप ड्यूरिंग द ईयर कर रहे होते हैं एक साल के अंदर, उन सभी ट्रांजेक्शनों के आपके पास क्या होने चाहिए, बिल्स। सारे के सारे आपके पास रिकॉर्डों को जो क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इन सभी ट्रांजेक्शनों को सिस्टमेटिक मैनर्स में रखते हैं। यानी कि एक तरीके से उन चीजों को लगाया जाता है डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा, वो मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड्स को। आपके पास सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। देन सेकंड रिकॉर्ड, हमारा जो सेकंड होता है वो क्या है साहब, डिटरमाइन करना प्रॉफिट एंड लॉस। आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है, आप चाहते हैं कि आपकी फर्म में कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस। भाई कोई भी आदमी है, अगर वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, तो बुक ऑफ अकाउंट्स के थ्रू वो क्या चाहेगा कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लॉस। जब आपके पास सारे प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे, आपको पता होगी कि मैंने एक साल के अंदर जो अपनी परचेज करी वो 1 लाख रुपए की करी, और इसी ड्यूरिंग द ईयर मैंने जो अपनी सेल करी वो 1,50,000 की सेल कर ली। वो इसके अंदर मुझे कितने रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो मुझे 50,000 रुपए का इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रॉफिट। क्योंकि मैंने परचेज करी थी 1 लाख की, सेल कितने की हुई, 1.5 लाख की, तो मुझे लॉस या प्रॉफिट कितने का हुआ, 50,000 का। तो जब आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे, सारे रिकॉर्ड्स होंगे, तो आप उसके थ्रू आसानी से बता सकते हो कि मुझे कितने का प्रॉफिट है या लॉस। तो आपका मेन ऑब्जेक्ट सेकंड वाला जो आता है वो क्या आता है, प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना। देन उसके बाद आता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपके पास अगर प्रॉफिट हो जाता है सपोज कीजिए, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग। अगर भगवान ना करे आपका लॉस हो जाता है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ये सारे की सारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है किसके थ्रू, अपनी बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि साल के लास्ट में मुझे कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हुआ, मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी बची, मेरे पास कितने कितने रुपए के पैसे आने हैं और कितने कितने रुपए पैसे मुझे किसी को पे करने हैं। इसमें दो बातें आती हैं। एक तो चीज होती है बैलेंस शीट में एसेट्स। एसेट्स से मतलब होता है कि वो सारी बातें जो आपकी अपनी हैं, जो आपके पास हैं। जैसे सपोज कीजिए सारे साल में आपके पास कितने रुपए का कैश है, कितने रुपए का आपके पास बैंक है, कितने रुपए का आपके पास माल बचा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, और कितने रुपए की आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी। यानी कि कितने रुपए की आपके पास एसेट्स है, चाहे वो बिल्डिंग हो, आप अगर कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, या आपके पास कोई कार हो, या कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो साल के लास्ट में आपके पास क्या है, ये चीज एसेट्स कहलाती है।
एक होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको किसी को पे करनी होती हैं। पे करने से मतलब है, सपोज कीजिए आपने कोई फर्म में लोन ले रखा है, तो कितने रुपए का लोन पे करना, ये आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। आपने किसी आदमी से कोई उधार माल लिया है क्रेडिट में, तो उसके कितने पैसे पे करने हैं। एक तीसरी चीज होती है कैपिटल। आपने कितना पैसा अपना बिजनेस में लगा रखा है, इतना पैसा आपका बिजनेस में से, यानी कि ओनर ऑनर ने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया, वो पैसा उसका निकल भी आएगा नहीं। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका पैसा एज इट है, प्रॉफिट में आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। अगर अगर सपोज कीजिए लॉस हो जाता तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल और ये एसेट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। सारी लास्ट की में आपके पास क्या बैलेंस शीट बचती है, जिसमें से एक साइड क्या होती है, लाइबिलिटी, और दूसरी साइड क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। यानी कि मेन चीज क्या हो गई, सबसे पहले ये करना हमें, पहला हमारा काम क्या होता है कि आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, सबसे मेन ऑब्जेक्ट। जब आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे, तो आप ये पता कर लेंगे कि मेरी फर्म के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट होगा तब भी और लॉस होगा तब भी। आप ये देख सकते हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन के अंदर आपके पास बैलेंस शीट होगी, और आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड आपको ये बताएगी कि आपके पास क्या क्या है और कितना कितना आपको पे करना होता है। देन नेक्स्ट हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा क्या करना, डिसीजन मेकिंग करना। जब आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है, वो क्या डिसीजन मेकिंग करता है, वो चाहता है कि हमारा बिजनेस कैसे आगे से आगे बढ़े। फोरकास्टिंग, आगे की सोचता है कि मेरा बिजनेस के अंदर अगर कोई परेशानी, तो मैं इसे कैसे दूर करूं। मेरे पास प्रॉफिट हो गया है, तो मैं अपने बिजनेस को और आगे कैसे लेके चलूं। तो मेन हमारा क्या ऑब्जेक्ट होता है, फोरकास्टिंग करना। पहले आप रिकॉर्ड रखते हो सारे अपने पास। जब आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उससे आप क्या चाहते हो, प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। रिकॉर्ड्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आप सोचते हैं मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं किस स्थिति में हूं आजकल। जब आपको लगता है यार मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो आप क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग। आपका डिसीजन होता है कि यार मैं क्या क्या करूं, मैं अपने बिजनेस को किस तरह से ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं, या मेरा बिजनेस अगर नीचे हो रहा है, तो मैं उसे किस तरह से आगे बढ़ाऊं, मेन ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद क्या होता है, ये सारा का सारा काम क्या होता है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो किन के लिए होती है, यूजर्स के लिए है। जी हाँ, वो यूजर्स जो आपके इंटरनल भी हो सकते हैं और वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर क्या है, आपकी कोई फर्म है, उस फर्म के अंदर जो भी आदमी काम करते हैं, वो आपके इंटरनल यूजर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनर, आपका जो मालिक होता है, वो चाहता है कि आपका मालिक, आपका जो ओनर्स होता है, वो चाहता है कि मेरी फर्म किस तरह से मजबूत हो जाए। आपका जो मैनेजमेंट होता है, वो चाहता है मैं किस तरह को अपनी फर्म को आगे से आगे लेके चलूं। बाहर वाले जो होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब होता है कि ऐसे आदमी जो फर्म के बाहर काम करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी आदमी से उधार लेते हैं, तो वो आपके क्रेडिटर्स बनाते हैं। आप किसी आदमी से लोन लेते हैं, तो फर्म के बाहर का आदमी होता है, वो देखता है आपकी कंपनी अगर अच्छी है, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, तो वो आपको लोन प्रोवाइड करे, आपको उधार के पैसे दे। अगर सपोज कीजिए आपकी फर्म अच्छी नहीं है, आपको लोन कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको कोई उधार नहीं देगा। तो मेन चीज यूजर्स यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स ये चाहते हैं कि आपकी एनालिसिस करना कंपनी की, कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, आपकी जो अकाउंटिंग है वो किस तरह की है। अगर अच्छा अकाउंट्स है, यानी कि आपके बिजनेस में अच्छा कारोबार हो रहा है, तो वो बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह से इंटरनल यूजर्स, अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, तो वो आपके पास साथ रहेंगे, नहीं तो आपकी फर्म को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्ट होता है यूजर्स के लिए, वो यूजर्स करते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। नेक्स्ट हमारा जो आखिरी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, प्रोटेक्शन करना किस चीज का, बिजनेस एसेट्स का। जी हाँ, अगर आपका सारा का सारा कारोबार अच्छा चल रहा है, तो आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। एसेट्स का मतलब है वो सारी चीजें जो जो आपके बिजनेस में है, जिन पे आपका सारा राइट्स है, कैश, बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें। क्यों, अगर आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे होंगे, तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा, अकाउंटिंग के थ्रू, कि आपके जितनी भी एसेट्स हैं वो अच्छे के अच्छे कारोबार रहे, अच्छी चले, और आपका जो है उनके ऊपर कंट्रोल रहे, आपकी प्रोटेक्शन रहे। तो मेन काम क्या होता है, जब आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स होंगे, आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहेगी, तो आपकी जो फर्म की एसेट्स हैं वो मजबूत होंगी। कहते नहीं कभी कभी, एक आदमी कार में जा रहा है, तो आपको तो यार बहुत मालदार होगा। एक आदमी पैदल जा रहा है, तो आप कहते हो गरीब होगा। तो मालदार कौन होगा, जिसका कारोबार अच्छा चल रहा होगा। भाई उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, उस पर बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, 4-5 गाड़ियां हैं, तो मीन्स उसकी एसेट्स क्या है, वो मजबूत।
मतलब ये हुआ कि उसका कारोबार अच्छा चल रहा है। एक आदमी है, उसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके पास गाड़ी, बंगला, फर्नीचर वर्नीचर कुछ नहीं है। तो आप इसी तरह से देखते हो कि हमारे मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है इन चीजों को डिटरमाइन करना, इन चीजों को पकड़ना। मेन क्या चीज है? तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के बाद फाइनेंशियल पोजीशन, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। देन उसके बाद आप देखते हो डिसीजन मेकिंग क्या है, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से हैं, और सबसे लास्ट में ये सारी की सारी बातें जो काम आती हैं वो किस चीज के लिए? बिजनेस की एसेट्स के लिए। किस तरह से हम अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ध्यान से पॉइंटों को पढ़ते रहिए, छोटी छोटी लैंग्वेज में लिखा है। अपनी इन मेरे लेक्चर के साथ साथ अपनी किताबों का हेडिंग पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।